बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 10 थर्मोडायनेमिक्स हम स्टडी कर रहे हैं। आज उसका लास्ट टॉपिक है चैप्टर 10 का एंट्रोपी। ठीक है, एंट्रोपी से जाने से पहले लास्ट जो लेक्चर हमने देखा था, पढ़ा था, वो हमने कार्नोट इंजन स्टडी किया था। कि उसका थोड़ा रिव्यू करते हैं कि कार्नोट इंजन में हमने देखा था कि दैट वाज इमेजिनरी हीट इंजन, कि जिसमें हम क्या करते थे कि कोई भी इंजन कार्नोट इंजन से एफिशिएंट नहीं हो सकता किसमें, अगर दो सेम रिजर्वायर के दरमियान में, टेम्परेचर रिजर्वायर के दरमियान में उसको ऑपरेट किया जाए। उसमें हमने डिफरेंट साइकिल्स पढ़े थे कि वो साइकिल कोई भी हो सकते हैं। ऑटो साइकिल पढ़ा था, डीजल साइकिल पढ़ा था, मैनसन साइकिल पढ़ा था। उसमें से फिर मैंने कहा था कि कार्नोट साइकिल जो है, जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है, वो कार्नोट साइकिल है। ठीक है, वहाँ पे हमने डिफरेंट उसके प्रोसेस देखे थे, जिसमें आइसोथर्मल कंप्रेशन थी, आइसोथर्मल एक्सपेंशन थी, इसी तरीके एडियाबैटिक एक्सपेंशन एंड एडियाबैटिक कंप्रेशन थी। ठीक है, फिर हमने उसकी एफिशिएंसी देखी थी और उसको मैथमेटिकल डिस्कस किया था कि कोई भी हीट इंजन जो है कार्नोट इंजन से ज़्यादा एफिशिएंट नहीं हो सकता। ठीक है, आज लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का एंट्रोपी। तो बेटा सब एंट्रोपी जो है, सबसे पहले जो कंसेप्ट दिया था 1856 में रुडोल्फ क्लाजियस ने दिया था। पीछे हमने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ा, उसकी एक रुडोल्फ क्लाजियस की स्टेटमेंट भी पढ़ी थी कि कोई भी हीट जो है, कभी भी हीट जो है लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हाई टेम्परेचर रिजर्वायर में नहीं जा सकती जब तक उस पर वर्क डन ना किया जाए। इसके एग्जांपल में हमने रेफ्रिजरेटर और हीट पंप देखा था। ठीक है, अब जब एंट्रोपी का कंसेप्ट उसके जहन में कैसे आया, जब वो ये स्टडी कर रहा था कि हीट जो है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में तो खुद बहुत जा रही है, स्पॉन्टेनियसली जा रही है। ठीक है, मसलन एक रूम में कप ऑफ टी या चाय का कप रख दें, ठीक है, कॉफ़ी का कप रख दें, अब हीट जो है वो कप से सराउंडिंग में खुद ब खुद चली जाएगी। लेकिन एक दफ़ा जब थर्मल इक्विलिब्रियम आ गया या कुछ देर बाद हमारे पास वो जो कॉफ़ी का कप है ठंडा हो गया, अब आप वो जो हीट रूम में गई थी, उस हीट से उस कप को आप दोबारा हीट अप नहीं कर सकते। तो उसने ये स्टडी किया कि ये हीट गई कहाँ पे, इस हीट के जाने से एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट आया, क्या असर पड़ा। ठीक है, तो इसको एक नई टर्म, एक नई थर्मोडायनेमिक्स में नई टर्म बनाई गई जिसको हम एंट्रोपी कहेंगे, और इसको आगे डिटेल से डिस्कस करते हैं। ठीक है, कि वो जो हीट थी वो सराउंडिंग में चली गई, अब हमारे किसी काम की नहीं रही। ठीक है, अब वो हीट तो गई हमारे पास से। ठीक है, जिस तरह हमारे पास डिफरेंट हीट इंजन्स हैं, वो पोल्यूशन की फॉर्म में, धुएं की फॉर्म में हीट रिजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन दोबारा से हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। तो इन टर्म्स को देखते हुए हमारे पास एंट्रोपी की एक डेफिनेशन ने अवेयर लिया, डेफिनेशन बनाएगी कि अनअवेलेबिलिटी ऑफ यूजफुल हीट टू डू वर्क। क्या? अनअवेलेबिलिटी ऑफ यूजफुल हीट टू डू वर्क, कि हीट तो हमारे पास थी, ठीक है, कब से हीट ट्रेवल की सराउंडिंग में, ठीक है, लेकिन हमारे किसी काम की नहीं। अब हम उस हीट को यूटिलाइज दोबारा नहीं कर सकते, उस हीट से हम वर्क डन नहीं कर पा रहे, तो ये हमारे पास एंट्रोपी का नाम दिया। ठीक है, दूसरा, अभी सर्दी के दिन है, सुबह सुबह तकरीबन हर बंदा हाथों को रब करता है। अब यहाँ से हीट जनरेट होती है हमारे पास। ठीक है, अब ये जो हीट जनरेट हुई, थोड़ी देर बाद वापस हम उसी स्टेज पे आ जाते हैं, ये हीट सराउंडिंग में गई, अब उस हीट को दोबारा हम वापस यूटिलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरीके फ्रिक्शन, डेली हमारे पास फ्रिक्शन की वजह से बहुत हीट लॉस होता है। ठीक है, गाड़ियों की फ्रिक्शन हो रही है, ठीक है, टायर की फ्रिक्शन है, रोड के साथ हीट जनरेट होती है, बेशक थोड़ी होती है, लेकिन वो सारी की सारी हीट किधर जा रही है, सराउंडिंग में जा रही है। अब वो हीट दोबारा हम यूटिलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरीके जो पहले एग्जांपल स्टडी की कि हमारे पास एक कप है कॉफ़ी का, उसमें से जो हीट सराउंडिंग में गई वो हम यूटिलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर इसकी बड़ी पिक्चर में देखें, बड़ी डायग्राम में देखें, ठीक है, हमारे पास क्या है कि जिस तरह यूनिवर्स है, हमारे पास ज़मीन है, तो यहाँ पे हमारे पास हीट के हमारे पास रिजर्व्स हैं, जिस तरह कोयला है, ऑयल है, फॉसिल फ्यूल्स हैं। अब मसलन हमने क्या किया, ऑयल से हमने हीट जनरेट की। ठीक है, ऑयल डिफरेंट फॉर्म में डायरेक्ट हीट कंबस्टन करके हीट ले ली, या गाड़ियों में इसे हीट की फॉर्म में हमने इसे यूज़ किया। ठीक है, मैकेनिकल वर्क लिया उससे, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, हमारी, आपको पता है जो मैकेनिकल हीट इंजन हमने पीछे पढ़े हैं, वहाँ पे हमारे पास उनकी एफिशिएंसी 40% से ज़्यादा नहीं होती। अब वो जो बाकी हीट गई वो किधर गई, वो सराउंडिंग में गई। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ से हीट तो ली, लेकिन वो किधर गई, बकाया हीट सराउंडिंग में चली गई। अब वापस हम उस हीट को यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये जितनी अनअवेलेबिलिटी होती जाएगी हमारे पास, एक टाइम ऐसा आएगा, ठीक है, कि ये सारे जो फॉसिल फ्यूल्स हैं या ऑयल रिजर्व्स हैं, ये हम यूज़ कर करके हीट सराउंडिंग में भेजते जा रहे हैं, हीट सराउंडिंग में जाती जा रही, लेकिन
दोबारा वर्क डन के लिए वो हमारे पास अनअवेलेबल है, उसको हम दोबारा से यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको हमने एंट्रोपी का नाम दिया कि अनअवेलेबिलिटी ऑफ यूजफुल हीट टू डू वर्क, ठीक है। अब इसमें से इसको एंड पे देखेंगे दोबारा से हम मैथमेटिकल फॉर्म में। इससे पहले इसकी एक और डेफिनेशन स्टडी करते हैं जो कि हमारे पास है कि मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस ऑफ अ सिस्टम। अब बेटा डिसऑर्डरनेस हम रैंडमनेस को भी कह सकते हैं, मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस ऑफ अ सिस्टम, ठीक है। अब इसकी 2-3 एग्जांपल डिस्कस करते हैं हम। मसलन पहली एग्जांपल ये है कि हमारे पास नेचुरल प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। आपके पास एक कोई बॉक्स है जिसमें आइस रखी हुई है, आइस क्यूब्स हैं, बर्फ पड़ी हुई है। अब वहाँ पे उसमें देखें क्या होगा कि आपने उसे एनवायरनमेंट में रख दिया, जिस तरह हम रूम टेम्परेचर पे रख दिया, थोड़ी देर क्या वो उसी वक्त पिघलना शुरू हो जाएगी, वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। अब क्या हुआ, वो जो आइस है वो वाटर में कन्वर्ट होना शुरू होगी, ठीक है। अब जैसे आपको पता है कि आइस सॉलिड फॉर्म में है, वहां पे मॉलिक्यूल्स एक प्रॉपर अरेंजमेंट में है, प्रॉपर ऑर्डर में है, लेकिन जैसे ही वो लिक्विड फॉर्म में आएगी, अब लिक्विड फॉर्म में जो हमारे पास लिक्विड की अरेंजमेंट है एज कंपेयर टू सॉलिड वो कम होती है। तो क्या हुआ, हमारे पास जो सारा ऑर्डरनेस थी वो खत्म होती जा रही है, वो कम होती जा रही है। तो हम ये कहते हैं कि ऑर्डरनेस खत्म होती जा रही है, डिसऑर्डरनेस बढ़ रही है, रैंडमनेस बढ़ रही है। तो इसको हम क्या नाम दिया, एंट्रोपी का नाम दिया कि हमारे पास कोई भी नेचुरल प्रोसेस है वो हमेशा क्या होगा, डिसऑर्डर की तरफ जा रहा है, ठीक है, डिसऑर्डर की तरफ जा रहा है। दूसरी एक एग्जांपल हम लें कि हमारे पास ये दो क्या कहते हैं बॉक्स हैं, दो हमारे पास कंटेनर है, एक में हमारे पास ये गैस ब्लू है, एक में ग्रीन गैस है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, बीच में हमने स्टॉपर लगाया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये ब्लू है, ये ग्रीन है, प्रॉपर अरेंजमेंट में है, एक ही गैस है। लेकिन क्या करें अगर हम इस स्टॉपर को ओपन कर दें, ठीक है, हमने क्या किया, इस स्टॉपर को यहाँ से ओपन कर दिया। अब क्या होगा कि इसमें ये जो ग्रीन है वो इधर ब्लू में जाना, इस कंटेनर में जाना शुरू हो जाएगी, ठीक है, और जो हमारे पास ये ब्लू गैस थी वो इधर इसमें ग्रीन वाले कंटेनर में आना शुरू हो जाएगी। अब ये उस वक्त तक जाते रहेंगे जब तक दोनों की कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, अब आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, नेचुरली ये अलहदा वापस नहीं आ सकते। अब ये पहले अरेंजमेंट फॉर्म में थी, पहले ऑर्डर फॉर्म में थी, प्रॉपर ऑर्डर था इनका, लेकिन अब इनका डिसऑर्डर इंक्रीज हो गया, इनकी रैंडमनेस इंक्रीज हो गई है। अब हम ये कहते हैं कि इनकी एंट्रोपी इंक्रीज होगी, ठीक है। कि हमारे पास जो भी कोई नेचुरल, देखें अब नेचुरल नहीं है, नेचुरल में अगर होना होता तो ये दोबारा ऑर्डरनेस की तरफ आ जाती, लेकिन जैसे ही जो हमारे पास हमने स्टॉपर खोला ये नेचुरल था कि वो ऑर्डरनेस से डिसऑर्डर की तरफ गए, ठीक है। इसी तरीके आप एक और एग्जांपल भी कंसीडर कर सकते हैं कि एक हमारे पास बॉक्स है, उसमें नीचे कोई टॉफीज़ हैं, ऊपर और हैं, दो टाइप्स की हैं, प्रॉपर अरेंजमेंट पे पड़ी हुई हैं। आप उस बॉक्स को हिलाएं, अब जब हिलाएंगे थोड़ी देर बाद वो डिसऑर्डर होगी, अब वो खुद ब खुद दोबारा अरेंज नहीं होंगी, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस ऑफ अ सिस्टम, एंट्रोपी, इसको भी एंट्रोपी का नाम देंगे। अब देखें दोनों डेफिनेशन में बिल्कुल डिफरेंस नजर आ रहा है कि एक जैसी कैसे हो सकती हैं। एक हम कह रहे हैं अनअवेलेबिलिटी ऑफ यूजफुल हीट टू डू वर्क, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस ऑफ अ सिस्टम, ठीक है। अब इन दोनों को रिलेट कैसे करते हैं, देखें अनअवेलेबिलिटी में यूजफुल हीट आ रही है, ठीक है, यूजफुल हीट हम नहीं ले पा रहे, लेकिन सराउंडिंग में तो जा रही है, ठीक है, किसी सिस्टम में जा रही है। अब हो क्या रहा है, जब हीट उस सिस्टम में ट्रेवल कर रही है तो उसका टेम्परेचर राइज कर रहा है। अब बेटा जब टेम्परेचर राइज कर रहा है तो उसकी हमने स्टार्ट में पढ़ा था चैप्टर के कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। जब एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो सिस्टम की रैंडमनेस बढ़ेगी, ठीक है, सिस्टम का डिसऑर्डर बढ़ेगा। तो हम ये कहते हैं कि जब हीट जो कि सिस्टम में चली गई वो हमारे लिए अनअवेलेबल होगी, हमारे लिए वो किसी काम की नहीं रही, तो उसने क्या किया, सिस्टम का जाके टेम्परेचर राइज किया। सिस्टम की वजह से वहाँ के जो मॉलिक्यूल्स है सिस्टम के, उनकी हमारे पास डिसऑर्डर बढ़ा, रैंडमनेस बढ़ी, उसको हमने एंट्रोपी का नाम दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो जानी चाहिए आपके, हमारे पास मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस ऑफ अ सिस्टम एंट्रोपी कहेंगे। अब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है उसको एंट्रोपी की फॉर्म में स्टडी किया गया कि हमारे पास, अच्छा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को लॉ ऑफ एंट्रोपी का नाम भी दिया गया कि हमारे पास कोई भी बेटा नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है, कोई भी नेचुरल प्रोसेस है वो हमेशा उस डायरेक्शन में प्रोसेस होगा या उस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, उस डायरेक्शन में वर्कआउट करेगा जिस तरफ सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। ये जिस तरह हमने अभी एग्जांपल डिस्कस की आइस वाली, वाटर वाली, ये हमारे पास नेचुरल प्रोसेस है। अब इस नेचुरल प्रोसेस में क्या है कि बर्फ पड़ी है, ठीक है, बर्फ पड़ी है, अब वो पिघल रही है, मेल्ट हो रही है। अब वहाँ पे क्या हो रहा है, सिस्टम की लिक्विड में चेंज हो रही है आइस,
तो सॉलिड से लिक्विड में जा रही है, अब सॉलिड से लिक्विड में जा रही है, डिसऑर्डर बढ़ रहा है, उसकी अरेंजमेंट कम होती जा रही है, रैंडमनेस इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। इसके और एग्जांपल वेपराइजेशन, कि हमारे पास लिक्विड है, अब लिक्विड से वेपर बन रहे हैं। अब आपको पता है ये वेपराइजेशन किसी भी टेम्परेचर पे हर वक्त मौजूद होती है, ठीक है। अब रेट ऑफ वेपराइजेशन में इफेक्ट आ सकता है, कमी बेशी आ सकती है, लेकिन वो प्रोसेस हर वक्त हो रहा होता है। अब वहाँ पे वेपर हमारे पास गैसियस स्टेट में है, लेकिन लिक्विड हमारे पास किस में है, लिक्विड स्टेट में हमारे पास। अब वहाँ पे अरेंजमेंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू गैसियस स्टेट, तो हम यहाँ पे यही कहेंगे कि जब गैस लिक्विड से गैस में जा रही है, सिस्टम जा रहा है, तो हमारे पास डिसऑर्डरनेस बढ़ रहा है, कि एंट्रोपी की अनअवेलेबिलिटी ऑफ यूजफुल हीट टू डू वर्क। और दूसरी हमने क्या डिस्कस किया कि मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस ऑफ अ सिस्टम, या डिसऑर्डर की जगह आप वर्ड रैंडमनेस भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में देखते हैं कि इसका सिंबल क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है, ठीक है। ये स्टेट फंक्शन है, ठीक है। तो सिंबल बेटा इसका हमारे पास क्या होता है, कैपिटल एस इसका सिंबल लेते हैं, ठीक है। अब कैपिटल एस हमारे पास, हम दूसरे मानों में ये अगर हम इसको डिस्कस करें तो किसी भी सिस्टम की जो इंट्रोपी है वो एब्सोल्यूट हम मेजर नहीं कर सकते, हमेशा हम चेंज इन इंट्रोपी मेजर करते हैं। मतलब चेंज इन इंट्रोपी जब मेजर करते हैं तो मतलब इसका यूनिट हमारे पास जो है, सॉरी, ये हमारे पास स्टेट फंक्शन है। जिस तरह पीछे हमने पढ़ा टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, तो इंट्रोपी भी हमारे पास स्टेट फंक्शन ही है, ठीक है। तो जब ये स्टेट फंक्शन है हमारे पास, तो हम हमेशा इसको एस नहीं लेंगे, हम हमेशा इसको डेल्टा एस पढ़ेंगे, ठीक है। डेल्टा एस इसलिए पढ़ेंगे, हमारे पास के दो इवेंट है हमारे पास, फाइनल माइनस इनिशियल, कि हम जस्ट उनकी इंट्रोपी का डिफरेंस लेंगे। एब्सोल्यूट इंट्रोपी हम मेजर नहीं कर सकते, मेजर करना मुश्किल है। तो ये हमारे पास इक्वल होगा डेल्टा क्यू, ठीक है, ओवर एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब इस फार्मूले से अगर देखा जाए तो एंट्रोपी को हम ये पढ़ते हैं कि किसी भी एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे कितनी अमाउंट ऑफ हीट जो है हमारे पास वो ट्रेवल कर रही है सिस्टम में, ठीक है। अगर सिस्टम में हीट ट्रेवल कर रही है तो उसकी एंट्रोपी इंक्रीज हो रही होगी। अगर किसी सिस्टम से रिजेक्ट हो रही है हीट, तो आपको पता है पीछे हमने हीट के साइन देखे, अगर सिस्टम में हीट एंटर होती है तो उसे हम पॉजिटिव लेते हैं, अगर सिस्टम से हीट रिजेक्ट होती है तो उसको हम नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। तो यहां से अगर इसका यूनिट देखा जाए तो क्या होगा, आपको पता है हीट का यूनिट हमारे पास क्या होता है, जूल, और टेम्परेचर का क्या यूनिट होगा हमारे पास, केल्विन। तो इसका बेटा यूनिट हमारे पास एंट्रोपी का क्या होगा, जूल पर केल्विन, ठीक है। तो इसमें आपने अब ये याद रखना है कि एंट्रोपी हमारे पास स्टेट फंक्शन है, किसी सिस्टम की एब्सोल्यूट एंट्रोपी हम मेजर नहीं कर सकते, हमेशा चेंज इन एंट्रोपी फाइंड करेंगे। अब इसको मैथमेटिकल देखने के लिए कि हमारे पास कैसे फाइंड कर सकते हैं, अब मैंने ये दो रेजरवायर लिए हैं, एक हमारे पास हॉट टेम्परेचर है, एक हमारे पास कोल्ड टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर पे रेजरवायर है, ठीक है। अब इसकी अपनी हीट मौजूद है, इसकी अपनी हीट है, ठीक है। ये किसी भी तरह से कंडक्ट नहीं कर रहे, मतलब हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल नहीं कर रही। अब हम क्या करते हैं कि इनको एक रॉड के जरिए कंडक्टिंग, थर्मली कंडक्टिंग रॉड के जरिए इनको कनेक्ट कर देते हैं। अब बेटा क्या होगा हमारे पास, इसका लेट्स सपोज इनिशियल टेम्परेचर हम T2 कर लेते हैं, और इसका जो टेम्परेचर है इनिशियल वो T1 ले लेते हैं, क्योंकि हमने ये देखा कि जो हाई टेम्परेचर होता है उसको हम T1 और दूसरे को T2 कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब Q यहाँ पे ट्रेवल करेगी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। अब क्या हो रहा है कि यहाँ से हीट इस हॉट टेम्परेचर रिजर्वायर से, या हम इसको नंबरिंग दे लेते हैं, 1 दे लेते हैं, इसको 2 दे लेते हैं, कि 1 से जो हीट है वो 2 की तरफ ट्रेवल कर रही है। कितनी हीट ट्रेवल कर रही है, जितनी यहाँ से रिजेक्ट हो रही है उतनी हीट इसमें एंटर हो रही है। अब जिस तरह हमने ऊपर देखा कि अगर सिस्टम में हीट एंटर होगी तो वो पॉजिटिव लेंगे, अगर सिस्टम से हीट रिजेक्ट होगी तो उसके लिए नेगेटिव होगा। तो मतलब इसके लिए हम हीट क्या लेंगे, इसके लिए नेगेटिव लेंगे, और इसके लिए हम हीट पॉजिटिव लेंगे क्योंकि इसमें एंटर हो रही है। अब देखते हैं हमारे पास कि इसकी जो इंट्रोपी होगी, इसकी जो चेंज इन इंट्रोपी होगी वो हम लेंगे Q ओवर T1, और इसकी जो इंट्रोपी लेंगे हम वो Q ओवर T2 लेंगे, Q ओवर T2। अब देखें Q दोनों के लिए बेटा क्या है, सेम है, और इनिशियल हमने देखा था कि जो T1 टेम्परेचर है वो T2 टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा है। तो अब अगर हम इनका डिफरेंस लेंगे तो ये वाला फैक्टर हमारे पास ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि T2 हमारे पास, सॉरी ये हम Q ही लेंगे, ये Q2 नहीं लिखेंगे, T2 हमारे पास कम है तो ये वाला फैक्टर हमारे पास ज़्यादा होगा, T1 ज़्यादा है तो ये वाला फैक्टर हमारे पास कम होगा। तो हम डेल्टा S जो निकालेंगे, डेल्टा S विल बी इक्वल टू, ठीक है, Q ओवर T2 माइनस Q ओवर T1, और ये फैक्टर हमेशा हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा।
ये हमेशा फैक्टर हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो हमने ये देखा कि हमारे पास जब हीट एक बॉडी में दूसरे से ट्रेवल कर रही है, ठीक है, तो इसकी हमारे पास जो चेंज इन एंट्रोपी आएगी वो पॉजिटिव आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि एंट्रोपी हमारे पास स्टेट फंक्शन है, हमेशा हम उनका डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। अब हम ये स्टडी करते हैं कि हमारे पास रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल प्रोसेस है, चाहे वो नेचुरल है चाहे वो आर्टिफिशियल है, उनमें एंट्रोपी क्या होती है, उनमें एंट्रोपी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, ठीक है। लेकिन जितनी अभी तक हमने स्टडी किया, देखिए रिवर्सिबल प्रोसेस हमने पीछे पढ़ा, या आप जो ताज़ा मैंने वो क्या कहते हैं लास्ट टॉपिक हमने कार्नाट साइकिल पढ़ा था, वो हमारे पास रिवर्सिबल साइकिल था। अब उसमें देखें हम वापस अपनी इनिशियल स्टेट पे पहुंच जाते हैं, वापस इनिशियल स्टेट पे पहुंच जाते हैं। और जब वापस अपनी इनिशियल स्टेट पे हम चले गए तो वहाँ पे चेंज इन एंट्रोपी क्या, वापस जो टोटल जितनी हीट रिजेक्ट की थी सिस्टम ने उतनी एंटर भी तो की थी, तो टोटल हीट चेंज हमारे पास क्या था, 0 होगा। रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस में एडियाबैटिक प्रोसेस में हमारे पास क्या होगा, चेंज इन हीट 0 होगा। बेटा जब चेंज इन हीट 0 है तो डेल्टा एस विल बी इक्वल टू 0/T, हमारे पास चेंज इन एंट्रोपी 0 होगी, ठीक है। तो ये याद रखना है कि जब हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो उसमें जो चेंज इन एंट्रोपी होगी वो हमारे पास हमेशा 0 होगी। और इरिवर्सिबल प्रोसेस जब भी आएगा, ठीक है, हमेशा हमारे पास इरिवर्सिबल प्रोसेस है, कोई भी नेचुरल इरिवर्सिबल प्रोसेस है। मसलन हमारे पास ये आइस वाली एग्जांपल ली हमने कि हमारे पास वो मेल्ट हो गया, हमारे पास लिक्विड जो है लिक्विड की फॉर्म में आ गया, तो वहाँ पे इरिवर्सिबल प्रोसेस है, वहाँ पे हमारे पास जो एंट्रोपी होगी बेटा वो हमेशा पॉजिटिव होगी, एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव होगी। अब हमारे पास कोई भी नेचुरल प्रोसेस है उसके लिए या तो एंट्रोपी पॉजिटिव हो सकती है या 0 हो सकती है, या आपसे 2 MCQs में पूछे जा सकते हैं, लेकिन नेगेटिव कभी भी नहीं होगी। नेचुरल प्रोसेस में जो एंट्रोपी हमारे पास वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, या तो 0 हो सकती है अगर वो रिवर्सिबल होगा, इरिवर्सिबल होगा तो वो पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव कभी भी नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ तक आपका ये टॉपिक था। लास्ट में हम इसके रिलेटेड 2-3 टर्म्स डिस्कस करते हैं। पहली टर्म है डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। अब नाम से जाहिर है कि एनर्जी ज़ाया हो रही है हमारे पास हमेशा, तो यहाँ पे बेटा इसको हम डिस्कस करेंगे कि एनर्जी जो है हमेशा मोर यूजफुल से हमेशा लो यूजफुल फॉर्म की तरफ जा रही है, ठीक है। इसको डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं कि मतलब पहले हमारे पास हीट मौजूद थी, ठीक है, लेकिन जब हमने हीट वो इन्वायरमेंट में भेज दी, अब हमारे पास क्या है, एनर्जी और कम हो गई है। कि जिस तरह कि हमारे पास ऑयल की एग्जांपल स्टार्ट में मैंने दी कि ऑयल से हम एनर्जी ले सकते हैं, लेकिन एक दफ़ा जब ऑयल को हमने कंबस्ट कर लिया, हमने उसे यूज़ कर लिया, वो वाली उसकी हीट जो है पहले मोर यूजफुल फॉर्म थी, पहले हम उससे ज़्यादा एनर्जी ले सकते थे, लेकिन अब वो हमारे इन्वायरमेंट में चली गई, अब हमारे पास वो कम लो यूजफुल फॉर्म होगी। तो ये हमारे पास डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी है कि हमारे पास हमेशा एनर्जी मोर यूजफुल फॉर्म से लो यूजफुल फॉर्म की तरफ जा रही है, इसको हम डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। हीट डेथ है, वैसे तो ये टर्म बहुत वास्ट है, लेकिन यहाँ पे हम जस्ट एक लाइन में स्टडी करेंगे कि बेटा हीट डेथ क्या है। कि हमने कहा कि मुसलसल इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है कि जब हम ग्लोबल वार्मिंग भी पढ़ रहे हैं कि हमारे जो सिस्टम है यूनिवर्स है उसमें मुसलसल हीट ट्रेवल कर रही है। डिफरेंट एग्जांपल दी मैंने आपको, फ्रिक्शन वाली दी, ठीक है, पोल्यूशन वाली दी, थर्मल पोल्यूशन जो है हमारे पास, हम सर्दियों में हैंड रब करते हैं, वैसे तो कोई एनर्जी नहीं, लेकिन मुसलसल सिस्टम में हमारे पास एनर्जी जा रही है, उसकी एंट्रोपी बढ़ रही है, ठीक है, एंट्रोपी बढ़ने से उसका टेम्परेचर राइज कर रहा है, ठीक है, और हमारे पास रैंडमनेस सिस्टम की बढ़ती जा रही है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि सिस्टम में इतनी हीट मौजूद होगी लेकिन हमारे लिए वो किसी काम की नहीं, हमारे लिए वो अनअवेलेबल है, उसकी एंट्रोपी मैक्सिमम स्टेज पे चली जाएगी, रैंडमनेस उसकी मैक्सिमम स्टेज पे चली जाएगी। तो हम ये कहेंगे कि सिस्टम में, इन्वायरमेंट में, सराउंडिंग में इतनी हीट मौजूद है लेकिन हमारे किसी काम के नहीं है, तो हम उसके लिए टर्म यूज़ करते हैं हीट डेथ, ठीक है। लास्ट टर्म बेटा हमारे पास है टाइम एरो एज एन एंट्रोपी। कि एंट्रोपी टाइम एरो को कैसे स्टडी करती है। टाइम एरो हम कह सकते हैं कि टाइम एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, टाइम कभी किसी के लिए वापस नहीं आएगा, ठीक है, जो वक्त गुजर गया सो गुजर गया। अब हम ये कहते हैं अगर हमारे पास 2 डिफरेंट इवेंट्स पता हो या 2 डिफरेंट इवेंट्स की एंट्रोपी पता हो, हमें पता है कि नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है, तो जिस सिस्टम की या जिस इवेंट की एंट्रोपी ज़्यादा होगी तो हम ये कहेंगे कि ये फ्यूचर में होगा, ठीक है, फ्यूचर में हैपन होगा, फ्यूचर में होगा, या पास्ट में गुजरा है, हम ये कि जिसकी एंट्रोपी कम है वो पहले गुजर चुका है और जिसकी एंट्रोपी ज़्यादा है वो आने वाला होगा। तो इसको हम टाइम एरो के तौर पे इस तरह स्टडी कर सकते हैं कि एंट्रोपी दे के हम बता पाएंगे कि सिस्टम में हमारे पास जो कोई भी इवेंट है वो पहले हो चुका है या होने वाला है, ठीक है। तो ये था आपका थर्मोडायनामिक्स चैप्टर 10 फर्स्ट ईयर फिजिक्स का। तो बेटा यहाँ पे हमारी इस चैप्टर की थ्योरी ख़त्म हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम इस चैप्टर के रिलेटेड जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन एक्सरसाइज के वो डिस्कस करेंगे और उससे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसके न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे।